गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा संघ राज्य संबंध पर शुरू हुई थी और संघ राज्य संबंध पर अपनी चर्चा के क्रम में हमने फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्पिरिट को स्टेट फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश की। इस क्रम में हमने कल विस्तार से यूनियन और फेडरेशन, इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है और क्यों संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन की जगह पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। कई बार अगर संघवाद या संघ राज्य संबंध पॉलिटी में जब आप इसको पढ़ रहे होते तो आपका एक सेट नजरिया होता है, नहीं? और आप ऐसे टॉपिकों को आप ट्रेडिशनली अप्रोच करते हो, पारंपरिक रूप से अप्रोच करते हो। और जब पारंपरिक रूप से अप्रोच करते हो, जबकि प्रश्न आप पलट करके देखो, प्रश्न हर बार पारंपरिक ही तो नहीं पूछे गए हैं। कम से कम जितने प्रश्न आपने लिखे हैं उन प्रश्नों में आप जाकर के देखें तो दो प्रश्न ऐसे हैं जो कंप्लीट अनकन्वेंशनल हैं, अपारंपरिक किस्म के प्रश्न हैं। और वे जो दो प्रश्न हैं उन दोनों प्रश्नों का कहीं ना कहीं करेंट से लिंकेज है। जैसे कल जो हमने यूनियन वर्सेस फेडरेशन के डिबेट पर प्रश्न लिखवाया, अगर आप देखें तो मोटा मोटी कल की चीजें मैं चर्चा नहीं भी करता, नहीं भी लिखवाता, तब भी मतलब मोटा मोटी उस प्रश्न का आंसर लिखने की स्थिति में आप होते। लेकिन कल की चर्चा के बाद और कल जो नई या एडिशनल चीजों को नोट डाउन हमने करवाया, उसके बाद अब अगर उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपके उत्तर औरों के उत्तर से क्या होंगे? अलग होंगे। आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होगा, नहीं? और वैल्यू एडिशन भी होगा। और कहीं ना कहीं अब अगर इस तरह के प्रश्नों को आप हैंडल करेंगे, नहीं, तो तीन शब्द तो आपको आपके जेहन में जरूर बैठ गए होंगे। दो तीन चीजें। पहली चीज ये आपके जेहन में बैठ चुकी होगी कल की चर्चा के बाद कि अमेरिकन सिविल वॉर का जो अनुभव रहा, इसने संविधान निर्माताओं को फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द के प्रयोग के लिए उत्प्रेरित किया। कहीं न कहीं वे उस स्थिति से बचना चाहते थे जिस स्थिति में इस विवाद को सुलझाने के लिए सिविल वॉर से गुजरना पड़े कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है या नहीं। यूनियन शब्द को इंक्लूड करते हुए वो इस समस्या का ही उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया, नहीं? और दूसरा कंटेक्स्ट देखें, जैसा कि कल भी मैंने कहा कि यूनियन शब्द दो चीजों की ओर इंडिकेट करता। फेडरेशन शब्द जिस लैटिन शब्द से डिराइव्ड हुआ है, उस लैटिन शब्द का अर्थ होता है एग्रीमेंट, समझौता। उस शब्द का अर्थ होता है समझौता।
शासन के दो स्तरों के बीच समझौता, राज्यों के, वहां पर एग्रीमेंट एमोंग द स्टेट्स की बात है। और अगर हम देखें तो यूनियन शब्द जो इंडिकेट करता कि यूनियन इज नॉट द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट एमोंग द स्टेट्स। यूनियन जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, एक यह संकेत मिलता। और दूसरा, यूनियन शब्द इस बात का भी संकेत देता है कि स्टेट हैज नो ऑथोरिटी टू सक्सीड, मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इतनी बातें तो अब स्पष्ट हो गई। और तीसरी एक और बात स्पष्ट हो गई होगी कल की चर्चा से, वह यह कि यूनियन अपने आप में यूनिटरी मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं करता। यूनियन शब्द संविधान के एकात्मक स्वरूप की पुष्टि नहीं करता है, वह एकात्मक स्वरूप का प्रमाण नहीं है। इसी के कंटेक्स्ट में कल चर्चा हुई थी कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल कनाडा में भी हुआ है और यूनियन शब्द का इस्तेमाल अफ्रीका में भी हुआ है। अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल यूनिटरी है और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल फेडरल है। तो अगर यूनिटरी का मतलब यूनियन का मतलब यूनियन यूनिटरी मॉडल को इंडिकेट करता, तो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर भी हमारी आपके साथ कल चर्चा हुई। और इसी के कंटेक्स्ट में कहूं तो नाक ऐसे छुएं या ऐसे छुएं, फर्क है दोनों में? कुछ दोनों में कोई फर्क है? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल की संज्ञा देते, यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ फेडरल स्पिरिट कहें, क्वाजी फेडरल कहें, क्वाजी फेडरल कहें, नहीं, या इसी को सामान्य परिस्थिति में संघात्मक और विशेष परिस्थिति में एकात्मक कहें। मतलब शब्द क्या दे रहे ये सेकेंडरी हो जाता है, शब्द क्या दे रहे यह सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी क्या है? यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रोपोर्शनल बैलेंस किसके पक्ष में है? प्रोपोर्शनल बैलेंस किसके पक्ष में है? नहीं। प्रोपोर्शनल बैलेंस की बात करें यूनिटरी और फेडरल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फेडरल स्पिरिट को यह ध्यान में रखता है। यूनिटरी वहीं तक है जहां तक नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है। इस बात को गौर रखें, थोड़ा सा शब्दों से खेलना सीखें। झुकाव है, जब आप कहते कि झुकाव केंद्र की ओर है तो वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, नहीं? तो अगर ओवरऑल कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी तक यह यूनिटरी स्पिरिट को फॉलो करता है और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के दायरे में रहकर यह फेडरल स्पिरिट की बात करता, संघीय भावनाओं की बात करता है। ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं?
अब इसको आप जो शब्द देना चाहें, आप शब्द देने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां तक में कोई प्रश्न अगर है तो पूछ लें। क्या कोई प्रश्न है? पक्का? तो पूछूंगा तो बतला देंगे, कोशिश करें। और तुम्हारा चीजें समझ में आ रही हैं? थोड़ा बहुत कि थोड़ा बहुत पढ़ के आ रही हो? चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी वाली, तो एनसीईआरटी वाली चैप्टर तो बहुत आसान है, समझ में आई थी चीजें। चलिए, 2-3 दिन लगेगा ट्यूनिंग बनने में, घबराना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न उठाता हूं, उत्तर आपको बतलाना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 66 बीपीएससी के प्रश्न को उठा रहा हूं। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। व्याख्या कीजिए। चलिए, आप में से कोई बतलाएंगे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, अब क्या क्या लिखेंगे? केवल बिंदु बतला दे। अच्छा अच्छा, और एक शब्द पर गौर कीजिएगा, शब्द पर गौर कीजिए, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संघीय ढांचा, नहीं, भारतीय संघीय ढांचा जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में संतुलन किसके पक्ष में है? संतुलन केंद्र के पक्ष में। और इस प्रश्न पर हमें क्या विचार करना है? इस प्रश्न का एक कंटेक्स्ट है, और कंटेक्स्ट क्या है? इस प्रश्न पर हमें संवैधानिक संदर्भों में विचार करना है। नहीं? और अगर संवैधानिक संदर्भों में विचार करना है तो अब प्रश्न के स्ट्रक्चर को लेकर के हम आगे बढ़े, और प्रश्न के स्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ेंगे नहीं? ठीक है, तो भारतीय संविधान
भारतीय संघवाद की प्रकृति का संकेत। और भारतीय संघवाद की प्रकृति का संकेत जो है, नहीं, किसके जरिए मिलता? तो इसकी प्रकृति का संकेत जो है, संविधान में फेडरेशन शब्द की अनुपस्थिति और अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द की मौजूदगी। यह क्या करता है? यह जो है, नहीं, भारतीय संविधान के किस रुझान को पुष्ट करता? तब भारतीय संविधान के केंद्रवादी रुझान को पुष्ट करता है। नहीं, और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो बचा खुशिया काम कौन कर देता? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है राज्यों की निर्माण प्रक्रिया। अनुच्छेद 3। यह स्थापित क्या कर देता? यह स्थापित करता है कि भारतीय संघ क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नहीं, एक तो यह संघ जो है, नहीं, एक और अगर आप जाकर के देखें, नहीं, संघ समझौते का परिणाम नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे, किस्सा जैसे लिखने लगे ये एक पहलू है, एक मात्र पहलू नहीं है। इसलिए जब भी इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे तो आपको इंडिकेटिव रहना होगा। नहीं, दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो यहां से किस बात का संकेत मिलता? राज्यों का अस्तित्व संघ पर निर्भर। इसका संकेत यहां पर मौजूद है। राज्यों का अस्तित्व जो है संघ पर निर्भर है, इसके संकेत आपको यहां पर मौजूद दिखाई पड़ते, नहीं? और वहीं पर देखें
यहां पर एक और बात स्पष्ट कर दी गई, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। और आपको बतला दूं, अधिकांश लोग इस डायमेंशन को एस्केप करेंगे, क्योंकि वो संघ राज्य संबंध जैसे ध्यान में आएगा ना, तो उनको ध्यान होगा विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, और वो उसी के इर्द गिर्द सीमित रहेंगे। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर एक और चीज है, राज्यों की भूमिका गौण। स्पेशली इस चीज को भी हम हाईलाइटेड करेंगे। स्टेट का फॉर्मेशन होना है, लेकिन राज्यों, ये मत लिखिएगा कि राज्यों की भूमिका नहीं है, क्योंकि जैसे राज्यों की भूमिका नहीं है लिखेंगे गलत होगा। क्यों? क्योंकि न्यू स्टेट के क्रिएशन के लिए कोई भी बिल तब तक इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता जब तक तत्संबंधित राज्य विधानमंडल की राय ना ले ली जाए। तो आप ये तो नहीं कह सकते राज्यों की भूमिका नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं इस कंटेक्स्ट में आप, क्योंकि राज्यों की प्रत्यक्ष भी भूमिका है और परोक्ष भी भूमिका है, क्योंकि राज्यसभा के जरिए, राज्यसभा की परिकल्पना राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में है, और राज्यसभा के जरिए राज्यों को भूमिका दी गई है। इसलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया है राज्यों की भूमिका गौण, या इसको थोड़ा सा और आप कह दें तो राज्यों की भूमिका का निर्णायक ना होना। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। इससे अधिक हम लिख भी नहीं सकते। अब दूसरे डायमेंशन की ओर लौटता, और इस चीज को ध्यान रखें, आंसर राइटिंग कुछ और नहीं है, रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है डिमांड ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। ध्यान रखें, रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन जब जरूरत है उस समय अगर चीजों को रिकलेक्ट कर पाने की स्थिति में नहीं हो तो जानना ना जानना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो दूसरी बात है, नहीं, आप अगर देखें एकल संविधान है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका क्या है? नहीं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका सीमित है, अत्यंत सीमित है।
सामान्यतः जो संघीय ढांचा होगा वहां दोहरा संविधान होगा। एक संघ का संविधान होगा और दूसरा राज्यों का संविधान होगा। अमेरिका में है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में अगर जाकर के देखें तो वो चीजें आपको नहीं दिखेगी। संघ का संविधान है, एक ही संविधान है, नहीं, उसको संघ का संविधान कह ले। राज्यों से संबंधित प्रावधान भी उसमें शामिल हैं। तो संघ और राज्य का एक ही संविधान है और उस संविधान के संशोधन में राज्यों की तुलना में संघ की भूमिका क्या है? नहीं, यहां पर संघ की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्रीफ में तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। अब अगर जाकर के देखें, तीसरी स्थिति जाके देखें, तीसरा कंटेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें अगर आप देखें तो एकात्मकता के लक्षण मौजूद, नहीं, और एकात्मकता के जो लक्षण मौजूद हैं, एकात्मकता के ये लक्षण सामान्य परिस्थितियों में भी मौजूद हैं और ये ध्यान रखेंगे, ये जो तीसरा पहलू है, इस तीसरे पहलू पर हमारा फोकस कहां होगा? हमारा फोकस यहां पर होगा। यहां पर हम सांकेतिक रहें, यहां पर हम सांकेतिक रहें। यहां पर जैसे फैले वहां पर जस्टिस कर पाना क्या होगा? नहीं। अब अगर इस डायमेंशन को जब हम खोलेंगे, नहीं, तो डायमेंशन को किन रूपों में हम खोलेंगे? तो हमने उठाया शक्तियों का वितरण, किसके पक्ष में है? संघ के पक्ष में। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शक्तियों का वितरण कैसे संघ के पक्ष में है? तो एक तो आप अगर देखें, संघ सूची में 100 मद है, अर्थात संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या क्या है?
सबसे ज्यादा विषय संघ सूची में है। नहीं, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां, संघ के जिम्मे। अवशिष्ट शक्तियां संघ के जिम्मे हैं। नहीं, और उन पर विधायन का अधिकार किसके पास है? अनलिमिटेड ऑथोरिटी है संघ के पास। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट देखें, समवर्ती सूची। विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। और समवर्ती सूची के विषयों पर अगर आप देखें तो यद्यपि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते, पर टकराव की स्थिति में क्या होगा? टकराव की स्थिति में संघीय कानून प्रभावी। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, और ऐसी स्थिति में राज्यों की अधिकारिता जो है प्रभावी रूप से कहां तक सीमित रह जाती? राज्य सूची के विषयों तक। और राज्य सूची में विषय कितने हैं? 61 मद। और अगर राज्य सूची के इन विषयों में भी चाहे, नहीं, राज्य सूची के इन विषयों के संदर्भ में भी राज्यसभा अगर चाहे तो विधायन के लिए किसको अधिकृत कर सकती? बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? नहीं, तो शक्तियों का वितरण भी किसके पक्ष में हो गया? नहीं, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, नहीं, तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान के कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 256, और अनुच्छेद 257। ये सारे क्या करते हैं? नहीं, 249 के जरिए अगर आप देखें तो राज्यसभा संसद को
राज्य सूची के विषयों पर विधायन के लिए 1 साल के लिए अधिकृत करती है। अनुच्छेद 252 के तहत क्या होता, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आग्रह करें तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, जो उन राज्यों के संदर्भ में प्रभावी होगी जिन राज्यों ने आग्रह किया है, या फिर उन राज्यों के संदर्भ में प्रभावी होगी जिन राज्यों ने उसे स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अनुच्छेद 253 क्या है, तो अनुच्छेद 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन के लिए क्या करता, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन के लिए संसद को विधायन हेतु अधिकृत करता। अनुच्छेद 256 क्या है, अनुच्छेद 256 जो है संसदीय विधि के अनुपालन के लिए राज्यों को निर्देश देने की शक्ति किसको देता है, केंद्र को देता है। और अनुच्छेद 257 जो है वह राष्ट्रीय हित में परिवहन और संचार के साधनों, रेलवे आदि के संरक्षण हेतु राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र को अधिकृत करता। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसको किससे जोड़कर देखे जाने की जरूरत है, तो अनुच्छेद 365 से और अनुच्छेद 356 से। आज घर जाकर के एक बार अनुच्छेद सारा पलटिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। नहीं, क्योंकि अगर 56-57 राज्यों को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र को अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 365 यह कहता है कि अगर राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल है। और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो एक और अनुच्छेद है। वह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 201 नहीं, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201। यह क्या है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, अर्थात राज्यपाल अगर जरूरी समझे तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जिस समय सीमा के अंतर्गत, चंदन पानी बढ़ा दीजिए, जिस समय सीमा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल जो है उस पर राष्ट्रपति उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं संघ राज्य संबंध के संतुलन को संघ के पक्ष में सुनिश्चित कर रही। नहीं तो ये तो विधायी शक्ति के संदर्भ में हमने देखा। 5वां बिंदु मूव करें। नहीं 5 प्रशासनिक संबंधों में जाकर के देखें तो क्या पाएंगे?
देखिए, तब प्रशासनिक संबंधों में पाएंगे राज्यपाल की भूमिका, नहीं, और जब राज्यपाल की भूमिका की बात करते तो यहां पर राज्यपाल के विवेकाधिकार की ओर इशारा है। जब राज्यपाल की भूमिका की हम बात करते तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो राज्य सरकार के अस्तित्व की राज्यपाल पर निर्भरता की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इशारा अनुच्छेद 200, 201, अनुच्छेद 356, ये दोनों अनुच्छेद केंद्र की स्थिति को क्या कर रहे हैं? ये दोनों अनुच्छेद केंद्र की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, अगर देखें अखिल भारतीय सेवकों की भूमिका, जैसे अगर आप देखें अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं यह भी एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, नहीं? क्योंकि अगर आप देखें तो अखिल भारतीय सेवक जो हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं राज्यों पर केंद्र की पकड़ को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। क्योंकि अखिल भारतीय सेवकों को काम करना है कहां? काम करना है राज्य में। नहीं, अब अगर और इनकी निष्ठा किनके प्रति होती है? काम करना है राज्य में और इनकी निष्ठा केंद्र सरकार के प्रति होती है। नहीं, राज्य सरकार अगर आप देखें तो राज्य सरकार ना तो दंडित कर सकती है और ना ही बर्खास्त। ये सारी अधिकारिता किसके पास है? केंद्र के पास है। काम इनको करना है राज्यों के अधीन, काम इनको करना है राज्य सरकार के अधीन रहकर, नहीं? और इनको दंडित करने, इनको बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार अधिक से अधिक क्या कर सकती? तो अधिक से अधिक राज्य सरकार द्वारा निलंबन संभव,
नहीं, और वह निलंबन भी किस पर निर्भर करता? निलंबन भी केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इनका निलंबन संभव है, लेकिन अस्थायी रूप से। क्योंकि राज्य केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्यों की मर्जी के विरुद्ध उनके निलंबन को खारिज कर सकता है, उनके निलंबन को रद्द कर सकता है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अभी अखिल भारतीय सेवकों को लेकर के कोई विवाद भी है। किसी एक राज्य के साथ नहीं है। वो एक विवाद केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन की दिशा में पहल की है, और उस संशोधन के कारण, उस प्रस्तावित संशोधन के कारण विपक्षी दल की जो राज्य सरकारें हैं खफा हैं। कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन में उसके कारण टेंशन दिख रहा है। बतला सकते हैं वो संशोधन क्या है और विवाद क्यों है? बतलाइए। किसकी शक्ति को? मतलब नहीं समझा, थोड़ा सा समझा दीजिए ना मुझे भी। वेट बोलने दो ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है ना कि 20 दिन के बाद मेंस का एग्जाम है। थोड़ी सी सहूलियत है तो इस्तेमाल किया जाए। हाँ, नहीं यार, क्या विवाद है? राज्य से अच्छा, वेट बोलने दो ना। ना बतलाइए ना, हमको नहीं समझ में आया। कल से क्या केंद्र सरकार से वेतन लेंगे क्या? तो फिर बतलाइए। दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट। यही मूल प्रश्न है। अब तक क्या होता है, अब तक क्या होता है? तो अब तक होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैडर अलॉट करती है, और कैडर एलोकेशन के बाद अगर उस किसी कैडर के अधिकारी को अगर डेपुटेशन पर बुलाना है या वापस सेंटर बुलाना है, तो वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भरोसे में लेती है, और राज्य सरकार को भरोसे में लेते हुए उसे वापस बुलाती है। नहीं, लेकिन कुछ समय पहले आप देखेंगे बंगाल में इसको लेकर के विवाद उभरता है। नहीं, कि बंगाल सरकार में मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी साहब थे, ममता बनर्जी जी उन्हें बनाए रखना चाहती थी और केंद्र सरकार उनसे नाराज थी, उनकी ममता भक्ति से। तो केंद्र सरकार ने उन्हें वापस बुलाना चाहा, तो राज्य सरकार ने ऑब्जेक्ट कर दिया, जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव की परिस्थिति पैदा की थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जो है
संशोधन करते हुए यह पहल की कि अब अगर केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अगर वापस बुलाना चाहती, अपने पास बुलाना चाहती है, तो राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। तो यह प्रस्ताव जो है अखिल भारतीय सेवकों के संदर्भ में राज्यों की स्थिति को और कमजोर करेगा और अखिल भारतीय सेवकों पर केंद्र की पकड़ को मजबूत करेगा। अब बात स्पष्ट हुई? शुभम, यही बात थी ना? अब भूल ऐसे जाओगी, मूल प्रश्न भूल जाओगी, कोई वेतन की बात करोगे, कोई कुछ करोगे। बातें स्पष्ट हुई ना? यही चीजें हैं जिसके कारण मैं कहता हूं न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि जरूरत पड़ने पर ये चीजें किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी। ये रिसेंट इनिशिएटिव है और ये इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव नहीं है कि किसी बुक में इस चीज को मेंशन तब तक किया जाए जब तक कि अखिल भारतीय सेवकों को लेकर के केंद्र राज्य संबंध में स्पेसिफिक क्या तनाव है, इस पर चर्चा ना की जाए वहां पर विस्तार से। बातें समझ रहे? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अखिल भारतीय सेवक भी जो है, और यह माना जाता है कि अखिल भारतीय सेवक क्या करते हैं, सेंटर की जो प्रायोरिटी है, सेंटर की प्रायोरिटी को, स्टेट की प्रायोरिटी को ओवरलुक करते हैं। राज्य की योजनाओं, राज्य के कार्यक्रमों, राज्य की नीतियों को के प्रति उनका रवैया उपेक्षा मूलक है और उसकी कीमत पर वे केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुचि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? तो यह माना जाता है कि ये जो अखिल भारतीय सेवक हैं, स्टेट पर सेंटर के कंट्रोल को, जैसे एक कंट्रोल ओवरऑल राज्यपाल के जरिए किया जा रहा है, दूसरी ओर जो है इन अखिल भारतीय सेवकों के जरिए सेंटर जिला तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता और जिलाओं पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है। तो इसलिए यह भी सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होता, तनाव का एक मसला बनकर आता है। अब अगर आप जाकर के देखें, अब अगला डायमेंशन, हमने विधायी संबंधों की चर्चा की, हमने प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की। अब आ जाएं वित्तीय संबंधों के। नहीं तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वित्तीय संबंधों में संतुलन के मद्देनजर अगर आप देखें तो वित्त आयोग मौजूद है। लेकिन वित्त आयोग की मौजूदगी के बावजूद आप क्या पाते हैं? वित्त आयोग की इस मौजूदगी के बावजूद आप पाते हैं कि मूल समस्या यहां पर क्या है? मूल समस्या है संसाधनों पर अधिकार, किसके जिम्मे है? मुख्यतः केंद्र के जिम्मे और उत्तरदायित्व
या जवाबदेही किसके जिम्मे है? राज्यों के जिम्मे। और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप क्या पाते? संसाधनों और उत्तरदायित्व के वितरण में क्या है? इसके वितरण में असंतुलन है। और इस असंतुलन के कारण क्या होता है? इस असंतुलन के कारण राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता बढ़ जाती है और वित्तीय स्वायत्तता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? चूंकि संवैधानिक संदर्भों में ही चर्चा करनी है, इसलिए यहां पर योजना आयोग किस प्रकार संघीय प्रभुत्व को सुनिश्चित करने में सहायक था, इसको सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक एक लाइन के रूप में, पासिंग रेफरेंस के रूप में मेंशन कर सकते नहीं कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में योजना आयोग जैसी जो संविधानेतर संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती चली गई। एक लाइन काफी है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? बस एक लाइन काफी है, इससे ज्यादा कहानी नहीं लिखनी। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, तो अगला जो डायमेंशन उभर कर सामने आता, अगला डायमेंशन क्या है? नहीं, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं का अप्रभावी होना। इससे इतर अगर हट करके देखने की कोशिश करें तो कई और चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी जो कि केंद्रवादी रुझान को सुनिश्चित करता है। सामान्य परिस्थितियों की अभी बात हो रही। अन्य कारक जैसे आप देखें, एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, नहीं, जबकि यह संघीय ढांचे में दोहरी न्यायपालिका की संकल्पना होनी चाहिए। संघीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका, और दोनों न्यायपालिका एक दूसरे से क्या होंगे? एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी। हमारे यहां ऐसा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर उसका है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, एकल संविधान की मैंने चर्चा कर दी है, एकल नागरिकता। अगर आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, संघ की नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान है हमारे यहां? नहीं।
अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, एकीकृत ऑडिट तंत्र, जब भारत का संविधान आप पढ़ते होंगे तो जैसे केंद्र में आपने राष्ट्रपति को देखा था, राज्य में राज्यपाल है ना, केंद्र में अटॉर्नी जनरल है, तो राज्य में अगर आप जाकर के देखें तो एडवोकेट जनरल का कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी प्रकार देखिए केंद्र में कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कैग के पैरेलल किसी संस्था का राज्य में उल्लेख मिलता है क्या जो कि स्टेट अकाउंट को ऑडिट कर सके? तो इसलिए ऑडिट तंत्र भी क्या है, एकीकृत है। और ये सब चीजें आपके आंसर को औरों के आंसर से अलग बनाएंगी। अगेन इसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, एकीकृत चुनाव मशीनरी, अब धीरे धीरे देखें तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं पाता है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं मंथरा वाली मनोदशा में आने का। मंथरा वाली मनोदशा का मतलब समझते हैं? को नृप हो हमें कहानी नहीं, चेरी छारी ना हो हम रानी, यद्यपि ये हो नहीं पाता है। नहीं, आजकल एक नया शब्द जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के लिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक नया टर्म का प्रयोग शुरू हुआ, केचुआ। नहीं, आप अगर देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन मशीनरी भी क्या होनी चाहिए, इलेक्शन मशीनरी भी दोहरी होनी चाहिए। केंद्र की चुनाव मशीनरी अलग होनी चाहिए, राज्य की अलग। लेकिन यहां पर हम क्या देखते, एकीकृत चुनाव मशीनरी है। नहीं, कल देखा कहीं पर नजर पड़ी, अगर मतलब मिस नहीं कर रहा तो, अभी बजट सेशन चल रहा था तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से बाहर निकल करके जो है, जो पत्रकार वगैरह होते थे तो उनको बाइट देते थे, पत्रकार घेर लेते थे और लगातार कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया कि वैसे बाइट्स को दिखाना बंद किया जाए। और बगल में न्यूज देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है एक लंबे समय के बाद जो है लंबा इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और उस लंबे इंटरव्यू का कई चरणों में प्रसारण चल रहा है। नहीं, तो अगर आप देखें समस्या तो वहां होगी, नहीं होगी? नहीं, बेहतर होता अगर उसी के साथ चुनाव आयोग यह भी निर्देश देता कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का प्रसारण, या अक्सर आप गौर कीजिएगा जहां पर चुनाव होते हैं वहां के बगल वाले जिले में अगर आगे चुनाव है तो चुनाव के दिन ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की सभा होती है, और उसका पूरे हर न्यूज मीडिया जो है लाइव टेलीकास्ट उसको करता हुआ आता। नहीं, ऐसा नहीं, राहुल गांधी वगैरह भी करते, विपक्ष के नेता भी करते, कई बार उसको भी दिखाई जाते, लेकिन प्रोपोर्शनल क्या है आपको बेहतर पता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं संघीय ढांचे में राज्यों की पकड़ को क्या करती हैं, राज्यों की पकड़ को कमजोर करती हैं, और केंद्र की पकड़ को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं। और लास्ट डायमेंशन आओ, आपातकालीन
परिदृश्य, चाहे हम आर्टिकल 352 की बात करें, चाहे हम आर्टिकल 360 की बात करें, चाहे हम आर्टिकल 356 की बात करें, इन तमाम संदर्भों में आप क्या देखते हैं? इन तमाम संदर्भों में भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण प्रभावी हो जाते और राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियां किसके जिम्मे आ जाती हैं? संघ के जिम्मे। अगर कार्यपालिका शक्ति है तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है राज्यपाल के माध्यम से करेगा। और अगर विधायी शक्ति है तो राज्य की विधायी शक्ति किसके पास आ जाएगी? संसद के पास आ जाएगी। नहीं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें, समझ, अब थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह का भी आनंद लिया कीजिए, समझे, ये मौके कम मिलते हैं। वैसे भी जो है नहीं, क्लास में अब हम लोग जो है पढ़ाई कम और इंटरटेनमेंट ज्यादा तलाशते हैं, मजा आना चाहिए क्लास में ना। तो अगर आप देखें और इसी कंटेक्स्ट में देखें तो निष्कर्ष हमारा क्या होगा? निष्कर्ष क्या होगा? संतुलन का संघ के पक्ष में होना। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इस पूरे के पूरे परिदृश्य में जाकर देखें, प्रश्न में गौर कीजिएगा, शब्द है, शब्द यहां क्या है? शब्द है व्याख्या कीजिए, नहीं, व्याख्या करें रहे, स्पष्ट करें रहे, नहीं, प्रकाश डालें रहे। अगर ये व्याख्या करें रहे, स्पष्ट करें रहे, विस्तार दे रहे, प्रकाश डालें रहे, तो क्या करना है इन तमाम संदर्भों में? तो इन तमाम संदर्भों में फैक्ट एंड फिगर के जरिए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें प्रूव कर देना है। लेकिन परीक्षण करे रहे, मूल्यांकन करे रहे, आलोचना करे रहे, तो उसके दोनों पहलुओं को हम लेकर के चलेंगे। बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं? तो हां, क्या क्या 252 है? नहीं, अब एक बात बतलाऊं, क्यों ऐसा लगता है? एकात्मक का मतलब क्या निकालती हो?
क्या केंद्र की ओर? मतलब आप कह सकते झुकाव नहीं बताता है, लेकिन एक स्पेस तो क्रिएट होता है ना केंद्र के लिए कि वहां पर केंद्र की स्थिति मजबूत हो जाती है। नहीं, एक होता है टेक्निकली आप सही हैं कि वह झुकाव नहीं बर्दाश्त, यह नहीं बतलाता है कि केंद्र का राज्यों के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली वहां पर स्टेट लिस्ट के विषयों में जो है कहीं ना कहीं केंद्र को तो स्पेस मिलता है ना। कंटेक्स्ट ये है। नहीं नहीं, 252 का उसका नहीं, वो अलग है, वो अलग है। नदी जल विवाद के संदर्भ में क्या स्थिति है? इंटरनेशनल वाटर ट्रिब्यूनल की बात वहां पर है, सॉरी, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के गठन की वहां पर बात। ठीक है, कितना? 2, 3 में इंटर स्टेट काउंसिल है। अब बातें स्पष्ट हुई? और कुछ? अब जरा प्रश्नों पर गौर करो। मैंने जो चर्चा की थी, 2 प्रश्न देखो अपडेशन बेस्ड है। कौन कौन नजर दौड़ाओ तो? केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस को लेकर के जो विवाद है ना। और दूसरा अगर प्रश्न देखो जो अपडेशन पर बेस्ड है, वो क्या है? ना 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 ना, वो तो फिर भी एनसीटीसी के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जो प्रश्न पूछा गया 53वीं से 55वीं के दौरान, यहां पर एक और चीज ध्यान रखना। पिछले 2-3 साल छोड़ दो तो उसके पहले देखोगे कि पेपर 1 का करेंट सेक्शन जो था, तो पेपर 1 के करेंट सेक्शन में मोटा मोटी एक प्रश्न आईआर से पूछे जाते थे। शेष 3 प्रश्नों में आइदर वो मैक्सिमम पॉलिटी रिलेटेड करेंट होते थे और कई बार इकोनॉमिक रिलेटेड करेंट होते। हाल के कंटेक्स्ट में देखोगे तो करेंट वाला जो सेक्शन है, अब पॉलिटी रिलेटेड करेंट को टच नहीं किया जा रहा है वहां पर पेपर 1 के करेंट सेक्शन में पार्ट 2 में। अब देखोगे आईआर को फोकस किया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमी रिलेटेड करेंट को, जिसका इंटरनेशनल एंगल है, उसको वहां पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है, ट्रेंड फिर वो चेंज कर सकता है। तो इसलिए मेंटली ये चीज तैयार रहेंगे कि जब पॉलिटिकली आप कर रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 के पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं, पेपर 1 के पार्ट 2 को भी, पार्ट बी को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़े यहां से आगे। अब आता हूं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से कल एक प्रश्न हमने लिखवाया था, नहीं? क्या प्रश्न था? विकसनशील क्या है? विचार की रहे, चले ना, सीधे विचार करें डाल देता हूं।
अगर हम देखें अब प्रश्न किस पर है? भारतीय संघवाद के स्वरूप को लेकर है, नहीं? और भारतीय संघवाद के स्वरूप के बारे में क्या कहा जा रहा? यह स्वरूप जो है स्थिर ना होकर विकसनशील रहा है। नहीं? और अगर इसके विकसनशील स्वरूप को देखना है, नहीं? तो हमें क्या देखना होगा? भारतीय संविधान और संघवाद, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, नहीं? और फिर भारतीय संघवाद के विकास को या भारतीय संघवाद के विकसनशील स्वरूप को हम 4 चरणों में देखें। प्रथम चरण 1950 से 67, द्वितीय चरण 1967 से 89, तृतीय चरण 1989 से 2014, और चतुर्थ चरण 2014 से अब तक। नहीं? अगर हम देखें भारतीय संघवाद क्या है, इसका स्वरूप क्या रहा, नहीं? तो अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं ब्लेंडिंग ऑफ फेडरल मॉडल्स ऑफ यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर हम जाकर के देखें, नहीं, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो संघवाद के मॉडल थे, नहीं, उसका क्या है? विभिन्न संघवादी मॉडल का मिश्रित रूप है।
और ये ब्लेंडिंग ऐसी है, ये ब्लेंडिंग ऐसी है कि भारतीय संघवाद जो है वह संघवाद के एक नए मॉडल को लेकर उपस्थित होता। संघवाद का एक ऐसा मॉडल जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, एक जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, एक बात, और दूसरा बात संघवाद का ऐसा मॉडल जो किसके प्रति रेस्पॉन्सिव हो, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के प्रति रेस्पॉन्सिव हो। मतलब बदलते हुए समय, परिवेश एवं परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो, लोचशील हो। बातें स्पष्ट। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो ये जो संघवाद का भारतीय मॉडल है, ये संघवाद का जो भारतीय मॉडल है, नहीं तो संघवाद के भारतीय मॉडल में आपको पर्याप्त लोचशीलता आपको दिखाई पड़ेगी। नहीं, बिना इस लोचशीलता के क्या यह संभव होता कि यह सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक और विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाए? बोलिए, यह संभव होता है? अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, बिना इस लोचशीलता के क्या यह संभव होता कि बिना इस लोचशीलता के क्या यह संभव होता कि राष्ट्रीय
एकता एवं अखंडता के मसले पर इसके एकात्मक लक्षण मुखर हो जाएं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मसले पर इसके एकात्मक लक्षण मुखर हो जाएं और विविधता के मसले पर मतलब विविधता के समायोजन के मसले पर इसके लोचशील स्वरूप मुखर हो, क्या यह संभव होता? मतलब इसका समझ में आया या नहीं? मतलब आप देखेंगे, आप इस बात को समझें एक लार्जर कंटेक्स्ट में। बार बार मैं कहता हूं, यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी में से आपको एक चुनना है। चुनाव आपका है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्मिटी का अगर चुनाव करेंगे तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहे, और अगर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना चाहते तो डाइवर्सिटी के लिए स्पेस क्रिएट करें। डाइवर्सिटी के लिए स्पेस क्रिएट करें। चुनाव आपका है। मैं नहीं जानता हिजाब प्रकरण में क्या है, नहीं, मैं पूरे के पूरे हिजाब मसले को मैं दो ही कंटेक्स्ट में जानता हूं, क्योंकि मेरे लिए क्या इस तथ्य से इनकार किया जा सकता कि मुस्लिम समाज में मेजॉरिटी जो है ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्सी की ओर रुझान है, फंडामेंटलिज्म की ओर उसका ओरिएंटेशन है? क्या इससे इनकार किया जा सकता? दूसरा, क्या प्रगतिशीलता को जबरन थोपा जा सकता है? क्या नहीं, ऐसा नहीं, स्टेट को प्रेशर बनाना होगा, लेकिन बिना कंड्यूसिव सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट किए, बिना अनुकूल सामाजिक वातावरण को सृजित किए, ऑर्डर के जरिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए या लॉ बना करके आप कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं, और उससे भी बड़ी विडंबना की बात है कि हिजाब के विरोध में वो लोग उतरे हैं जो जिन्स के विरोध में हैं। जिन्स का भी विरोध वो ही करते हैं, स्कर्ट का भी विरोध वो ही करते हैं, नहीं? और सबसे सुंदर भारत तब दिखा जब हिजाब का विरोध करने वाले लोग जो हैं, भगवा गमछा गले में लटकाए जो है, वो उस कॉलेज का ड्रेस कोड था, नहीं? और जय श्री राम को मैदान में उतार रहे थे। एक जय श्री राम को उतार रहे थे, दूसरे अल्लाह अकबर को उतार रहे थे।
मसला वहां पर है मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न। कल अगर आप, एक तो जबरन मुझे नहीं लगता कि आप जबरन कोड, ड्रेस कोड लागू कर सकते नहीं। बहुत लोग तर्क दे रहे हैं स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता, तो भैया स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता तो उस कॉलेज को यूनिफॉर्म आज से पहले इंट्रोड्यूस करने से किसने रोका था? नहीं। और परफेक्ट टाइमिंग कैसे हो गई यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने की? प्रश्न तो उठेंगे ना। दूसरा तो प्रश्न वहां पर है, कल आप हिजाब को बैन कर दें और लड़कियों को स्कूल और कॉलेज पहुंचने से अगर रोक दिया जाए, तो हिजाब को बैन करना रिग्रेसिव कदम साबित होगा या प्रोग्रेसिव? ये एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न जो है, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में, मैं विस्तार से फिर कल चर्चा करूंगा, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुनने में मेरी बातें जितनी आपको खराब लग रही हो, हिंदी नहीं चलेगी, यह डिसाइड हो गया 50 और 60 के दशक में। और हिंदी सरकार की कृपा से नहीं चलती है, हिंदी सरकार की कृपा से नहीं चलती है। और अगर हिंदी सरकार की कृपा से चलती तो इस सरकार को हिंदी से कितना प्रेम है अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 8 वर्षों के दौरान यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्रों के सिलेक्शन का क्या रेशियो है और हिंदी मीडियम के छात्रों के सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा। और वो दिन दूर नहीं है जब स्टेट पीसीएस में भी वही स्थिति पैदा होने जा रही है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगला जो प्रश्न उभर कर सामने आता, उसी डाइवर्सिटी के मद्देनजर मैं कह रहा हूं कि मुझ जैसा आदमी किसी को इस बात की छूट नहीं दे सकता कि वो ये निर्धारित करे कि मैं क्या पहनूं और मैं ना पहनूं। ये छूट नहीं दे सकता। मैं क्या खाऊं मैं ना खाऊं नहीं कर सकता। मतलब बहुत एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। शादी के मुश्किल से 1.5-2 साल हुए होंगे, तो कुर्ता में ससुराल पहुंच गया। तो यह चर्चा का विषय बन गया और मेरे सामने किसी ने नहीं कुछ बोला, लेकिन सबके रिएक्शन उसको लेकर के शार्प थे। नहीं, ठीक है। तो मैसेंजर के जरिए मेरे पास ये बातें आई, मुझ पर दबाव निर्मित हुआ और उसके बाद से अब तक मुझे ध्यान है गलती से कभी शर्ट में मैं चला जाता हूं। अब तो वैसे भी शर्ट पहनते मुझे कम ही देखते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं इंटेंशनली। मतलब अगर 10 बार जाऊं तो 9 बार कुर्ता में ही। तो यह छूट किसी को नहीं दी जा सकती। और कम से कम इस चीज को समझें,
डाइवर्सिटी की कीमत पर यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं चाहिए, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की कीमत पर हमें डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। इस स्ट्रक्चर को समझें जो अभी आपके सामने ये रखा, इस स्ट्रक्चर को समझें, रिथिंक करें, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में कल हमें डिस्कस करना है कि फर्स्ट फेज में सेंटर स्टेट रिलेशन क्या था, किन किन चीजों ने सेंटर स्टेट रिलेशन को रिडिफाइन किया। डाइवर्जन अगर फेडरल स्पिरिट के कंटेक्स्ट में दिखाई पड़ते तो कहां पर दिखाई पड़ते, और फेडरल स्पिरिट उस यूनिटरी सेंस के बावजूद अगर डेवलप करता दिखाई पड़ता है तो वो कैसे डेवलप करता दिखाई पड़ता। क्लियर? इस पर एक आर्टिकल डाल दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, एक बार कोशिश जरूर कीजिए, थोड़ा सा कोशिश जरूर कीजिए, उसको पढ़िएगा जरूर। अच्छा आलेख है इस पर, जो एक ओवरऑल चीजें डिस्कस करने के लिए मैं करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा अगर उस चीज को आप फॉलो अप करें, और जो लास्टली नहीं ही पढ़ सकते तो एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं रेफर कर चुका हूं, और एनसीईआरटी के अलावा एक और रेफरेंस जो हमने दिया है आपको मेरी बुक में, भारतीय संघवाद का 9वां चैप्टर जो है संघवाद का बदलता हुआ स्वरूप, उसको दोबारा पढ़ करके आवे। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं पर रुकूंगा, फिर कल कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।